आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। आज सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो हम फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स में हमने अब तक आर्टिकल 30 तक जितने भी आर्टिकल्स है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिए हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम आगे का जो आर्टिकल है उसे कवर करने वाले हैं, मतलब आर्टिकल 32। अब आपको लग रहा होगा कि आर्टिकल 30 के बाद सीधा 32 कैसे, 31 कहाँ गया? बताऊंगा, धीरज रखिए। आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 32 को समझने वाले हैं और आर्टिकल 32 से रिलेटेड जितने भी रेट्स हैं उन्हें भी समझने वाले हैं। और इस तरीके से देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में, सिर्फ यूपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। इतना अच्छी तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, डिटेल में हम इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि MM एकेडमी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं, जो वीडियो अपडेट्स आते हैं, उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे सर्च करना है, वहां पर फॉलो कर देना है। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब देखिए, हमने फंडामेंटल राइट्स के अब तक 30 आर्टिकल्स देख लिए हैं। अब इन 30 आर्टिकल्स में हमें क्या देखने को मिला है कि डिक्लेरेशन, कि यहाँ पर हमारे पास इतने अधिकार है, जो सरकार है वो ये नहीं कर सकती है, सरकार वो नहीं कर सकती है, सरकार हमसे ये आज़ादी नहीं छीन सकती है, सरकार हमें वो देना चाहिए, सरकार ने हमारे लिए ये करना चाहिए, इंडिविजुअल के तरफ से ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स की इसमें हमें जितने भी अधिकार मिले हैं, अब तक सिर्फ डिक्लेरेशन हमने देखा है ना। लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन जो है वो मीनिंगलेस रहेगा, यूजलेस रहेगा, वर्थलेस रहेगा जब तक कोई इफेक्टिव मशीनरी जो है उसके एनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड ना की जाए। मतलब अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो फिर क्या किया जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हो गया तो क्या करना, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो यही चीज हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलती है। फॉर से एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, मित्रों गरीबी हटाएंगे, तो यहां पर गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। अब यहां पर गरीबी हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन करने से होगा क्या? ये भी तो पता होना चाहिए कि कैसे गरीबी जो है वो कैसे हटाई जाएगी। तो यहाँ पर सनी पाजी जो है पूछ रहे हैं कैसे, तो यहाँ पर जो मोदी जी है वो बता रहे हैं कि गरीबों को हटाकर तो यहाँ पर जो मोदी जी है वो क्या बता रहे हैं कि गरीबी हटाना है, ये एक डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन कैसे हटाना है ये क्या हो गया, ये उसका एनफोर्समेंट हो गया कि हम एनफोर्स कैसे करने वाले, इंप्लीमेंट कैसे करने वाले हैं गरीबी हटाने के लिए, है ना। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे संविधान में बोला तो गया है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। फंडामेंटल राइट किसी का भी वायलेट होता है तो फिर करारा जवाब मिलेगा। हवा में थूकने वाले को ये पता नहीं है कि थूक पलट कर उसी पर गिरेगा। लेकिन
इन्फोर्समेंट कैसे होगा, है ना, कैसे यहाँ पर करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो उसी में यहाँ पर पता चलता है कि कोर्ट जो है उसमें जाकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि भैया मेरे पास आकर, और ये चीज कहां पर है, जैसे सनी पाजी पूछ भी रहे हैं कि ये कहां लिखा हुआ है कि मैं आपके पास आ सकता हूं अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो आप आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पर्चियां हमको मिल गई है, आर्टिकल 30 तक सारी पर्चियां मिल गई है कि तुम्हारे पास यह अधिकार है, तुम्हारे पास यह अधिकार है, लेकिन उसे एनफोर्स करना ये आर्टिकल 32 के तहत हमें देखने को मिलता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। अब यहां पर जब हम देखते हैं आर्टिकल 32 को, तो आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू रेमेडीज कन्फर करता है, एनफोर्समेंट यहां पर देता है फंडामेंटल राइट्स को अग्रीव्ड सिटीजन के लिए। मतलब अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मुझे कहां पर देखना होगा कि मैंने क्या करना चाहिए, आर्टिकल 32 में देखना होगा कि मैंने क्या करना चाहिए। तो राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट ये प्रोटेक्टेड है फंडामेंटल राइट में ही। मतलब यहां पर क्या है कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसे प्रोटेक्ट जो किया हुआ है वो भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है। इसी वजह से जो अंबेडकर साहब है उन्होंने आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा है हमारे संविधान का, और उन्होंने कहा है कि एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नल रहता था अगर ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस ना किया जाता। उसी के साथ साथ जो आर्टिकल 32 है इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। तो कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32 ये इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, तो आर्टिकल 32 जो है ये बेसिक फीचर में भी रखा गया है। बेसिक फीचर मतलब क्या है कि जैसे हमारे शरीर का जो बेसिक फीचर हम डिटेल में देखने वाले हैं, सेपरेट चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जैसे मेरे शरीर का बेसिक फीचर क्या है, हड्डियां, है ना, खून, ये अगर निकाल लिया जाए तो भी मेरा शरीर बचेगा नहीं बचेगा, मतलब ये एक बेसिक फीचर है ना। तो उसी तरीके से कुछ बेसिक फीचर दिए हुए हैं, अगर वो उसमें से निकाल लिए जाए तो संविधान जो है वो बिना फीचर का रहेगा। तो इसीलिए ये कुछ बेसिक फीचर है जो आप संविधान से नहीं हटा सकते हो एट एनी कॉस्ट, पार्लियामेंट नहीं हटा सकते, कोई नहीं हटा सकता है, और ये आर्टिकल 32 जो है ये बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। अब इसमें हमें 4 प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो इसमें पहला प्रोविजन आता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो आपके फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मेरा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? जी नहीं, हमें पहले जो निचली अदालत है उसमें जाना पड़ेगा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें जाना पड़ेगा, फिर उसमें अगर कुछ होता है तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हम खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ, और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास एक पावर है कि वो जो रिट्स है या फिर ऑर्डर्स है या फिर डायरेक्शन है वो यहाँ पर इशू कर सकती है, जिससे कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्स कराया जा सके। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऐसा होता है ना कि हमें बोला जाता है कि आप यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन जो है आपकी हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में एडमिशन कराने के लिए हमें कॉलेज में जाना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो ये उसी तरीके का है कि हमारे संविधान में यहाँ तो बोला गया है कि फंडामेंटल राइट आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, वायलेट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वायलेट हो गया फिर हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वो एनफोर्स कर सकता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेफ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है जैसे हम वहां पर जाते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आली रे आली अब तमाजी बारी आली। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, पार्लियामेंट जो है उनको ये एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अनदर कोर्ट, मतलब पार्लियामेंट जो है वो किसी और कोर्ट को भी जो डायरेक्शंस है वो इशू कर सकती है, ऑर्डर्स, है ना, किसी भी काइंड के जो ऑर्डर्स है उसे रीड करने के लिए। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे,
और भी अगर हमें जाना ही हो तो हम हाई कोर्ट जो है वहां भी जा सकते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार है कि और किसी कोर्ट को भी वो यहाँ पर एम्पावर कर सकती है कि भैया तुम यहाँ पर जो ऑर्डर है, डायरेक्शन है, रिट्स है, तुम यहाँ पर इश्यू कर दो। यहाँ पर जो रिट्स लिखा हुआ है ये रिट्स नहीं है, ये है रिट्स। क्लियर है? रिट्स क्या हम आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पार्लियामेंट इशू कर सकती है दूसरे कोर्ट को, तो क्या हाई कोर्ट को कर सकती है क्या? जी नहीं, हाई कोर्ट को नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट के पास एक पावर है रिट्स इशू करने की एज पर आर्टिकल 226। इसी भी हम रिफाइन करके समझेंगे, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि पार्लियामेंट जब किसी और कोर्ट को, जब किसी और अदालत को एम्पावर करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती है और हाई कोर्ट नहीं हो सकती है। क्लियर है? उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या है कि जो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट है, जो हम यहाँ पर आज पर आर्टिकल 32 हम मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वहां पर, तो ये यहाँ पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ से कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जाए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बोला गया है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड ना किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पेंड नहीं, सस्पेंड। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है उसके एनफोर्समेंट के लिए कभी भी क्या अपने मन में आ गया नहीं यार आज मेरा मन कर रहा है कोई भी फंडामेंटल राइट जिनका वायलेट हो रहा है ना, आज मेरा बर्थडे, आज जिनका भी फंडामेंल राइट वायलेट हो रहा है ना वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मैं एनफोर्समेंट खारिज कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। हमारे इसमें दिया गया है कि सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जब रहेगी उस टाइम पर एज पर आर्टिकल 359, जब नेशनल इमरजेंसी देखेंगे तब और अच्छी तरीके से इसे देखेंगे, तो सिर्फ तब जो राष्ट्रपति है वो एनफोर्समेंट जो है इसका वो खारिज कर सकते हैं कि कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर ना जा सके। यहां तक क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजंस। बट ऑब्वियस है कि जैसे बच्चा होता है तो बच्चा अगर कुछ उसके साथ गड़बड़ हो जाती है, अगर उसका दोस्त जो है उसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है, या फिर स्कूल में उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, टीचर ने अगर उसे मार दिया, तो रोते हुए कहाँ जाएगा? अपने पेरेंट्स के पास जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अब यहाँ पर जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और वाइड इसका ज्यूरिसडिक्शन हमें देखने को मिलता है। ओरिजिनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप और आपके छोटे भाई या बहन आपका झगड़ा हो गया। अब आपने आपके छोटे या छोटी बहन को पेल दिया, मतलब मार दिया, एक हाथ थप्पड़ मार दिया। अब अगर वो रोते हुए आपकी मदर के पास गए और आपकी मम्मा को बोला कि देखो इसने मेरे को मारा है, और आपकी मम्मा आई और फिर आपको वहां पर डांटना शुरू कर दिया, मतलब क्या हुआ है? मतलब आपके छोटे भाई या बहन ने अपील की है मम्मी के पास, है ना, अपील की है, और उसके बाद मम्मी ने रिएक्ट किया है। अगर ऐसा हो कि आपके छोटे भाई या बहन के साथ झगड़ा हो जाए और आपने एक थप्पड़ जो है वो मार दी, और वो आपकी मम्मा के पास गया नहीं, लेकिन मम्मा खुद से आपको डांटना शुरू कर दी, तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और अगर अपील की जाती है उसे कहा जाता है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब हाई कोर्ट में हारकर हमें अपील नहीं करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वाइड ज्यूरिसडिक्शन भी है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो हम जा सकते हैं और अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। वाइड ज्यूरिसडिक्शन किस तरीके से है? तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ ऑर्डर या डायरेक्शन तक, लेकिन यहाँ पर रिट जो है वो भी इशू किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना रीट आ रहा है, क्या है ये रीट, क्या है ये? तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, रिलैक्स। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फंडामेंटल राइट जो गारंटीड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो एनफोर्स किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और कोई अधिकार इसके तहत नहीं आ सकते हैं। मतलब कि अगर आपका किसी ने बटवा मार लिया तो आप एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा नहीं सकते हो कि ये मेरे पास अधिकार है, देखो मेरा बटवा चोरी हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सिर्फ
सिर्फ तभी आप एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने मेरी चॉकलेट खाई है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो भैया पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली एज पर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल और वाइड ज्यूरिसडिक्शन तो है, यहाँ तक सब समझ में आता है, लेकिन क्या एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? जैसे आप देखते हैं न्यूज चैनल पर कभी कभार कोई अगर वीडियो दिखाया जा रहा है तो एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल, मतलब क्या है कि वो और किसी चैनल पर ये फुटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो रिट्स इशू करने का अधिकार है, क्या ये एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी कोर्ट के पास नहीं है? तो जी नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ओरिजिनल है, वाइड है, यहाँ तक हम समझ रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट के पास है एज पर आर्टिकल 226। तो एज पर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है, एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो केस में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो तो पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। लेकिन होता क्या है कि अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, अगर आप हाई कोर्ट नहीं जा रहे हो तो आपका अधिकार है एज पर आर्टिकल 32 आप जा सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा क्यों आप हाई कोर्ट में नहीं गए थे। क्लियर है? अब यहाँ पर हम आते हैं रीट्स पर। तो फाइनली हम जो तब से सुन रहे हैं रीट्स, और फाइनली हम यहाँ पर रीट्स पर आते हैं और देखते हैं कि एज पर आर्टिकल 32 कौन से रीट्स इशू किए जा सकते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो कि जो रीट्स है ये बोरो किया गया है इंग्लिश लॉ से, जहां उन्हें प्रेरोगेटिव रीट्स जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से रीट्स देखने को मिलते हैं? तो हीबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोररी और को वारंटो। तो इन तरीके के हमें रीट जो है वो देखने को मिलते हैं। आप सोचोगे तो नाम तो अलग ही दिख रहे हैं भाई साहब, ये तो मतलब कभी सुने ही नहीं जिंदगी में। तो अब यहाँ पर सुन रहे हैं ना, यहाँ पर अभी अच्छी तरीके से एक एक जो रीट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये रीट पर कैसे आते हैं, तो आपको सीधे फीचर जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो फीचर पूछा जाता है कि जो रीट है ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हो सकता है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि किस लिए होता है। तीसरा सवाल जो फैक्चुअल आ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। डायरेक्टली कोई ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में डायरेक्टली मीनिंग पूछा जाता है, तो मीनिंग भी कभी कभार आ जाता है। उसी के साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि कुछ इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फिर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे भी ट्रिकी आ सकते हैं। तो सभी पर्सपेक्टिव से हम एक एक रीट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले सवाल आपके मन में आना चाहिए कि जो रीट है ये इश्यू कौन कर सकता है। अब आप सोचोगे अभी तो हमने देखा है यार सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो, तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा सकते हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ एज पर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, है ना, हमने देखा हुआ है। और उसी के साथ साथ पार्लियामेंट, जैसा हमने पहले भी देखा था और मैंने कहा है आपसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। पार्लियामेंट जो है उनके पास ये पावर है कि किसी और कोर्ट को, ये दो कोर्ट छोड़कर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकते हैं कि वो रिट जो है वो इशू कर सके। अब यहाँ पर 1950 के पहले सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो है उनके पास पावर थी रिट्स इशू करने की। अब देखिए, जब तक ब्रिटिश ने राज किया था तब तक 3 जो प्रोविंसेस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। वो कौन से हैं? नीचे से शुरुआत करें तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अब यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जो है, इसीलिए वहां पर उनकी हाई कोर्ट को ये पावर थी कि रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब सभी हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि दोनों की जो रिट्स इशू करने की पावर है, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, क्या ये दोनों सेम है? तो जी नहीं, सेम नहीं है। अब देखिए, आर्टिकल से ही पता चलता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32, ये हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है। और जो हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226, क्या ये फंडामेंटल राइट में आता है? जी नहीं, फंडामेंटल राइट तो 35 पर खत्म हो जाता है, 226 फंडामेंटल राइट के बाहर आता है। तो ऐसे सिनारियो में कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है। प्रीलिम्स में तो कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकता है ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट है ना, अगर वो वायलेट होता है तो सिर्फ उसी के लिए रिट्स इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर रीट्स हो गया है हर जगह, यहाँ पर रीट्स चाहिए, ठीक है। रीट्स इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही नहीं, तो बाकी अदर पर्पस जो है उसके लिए भी। अब यहाँ पर अदर पर्पसेस ये क्या है, तो ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है उसके लिए भी हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है और इससे पता चलता है कि यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ये इसमें बाजी मार लेता है। मतलब हाई कोर्ट का यहाँ पर वाइड पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है, किसी फंडामेंटल राइट नहीं तो बाकी जो राइट्स है उनके लिए भी, ऑर्डिनरी लीगल राइट जो है उनके लिए भी इशू कर सकता है रिट्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकते हैं अगेंस्ट अ पर्सन या गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी अगर देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, जितनी भी भारत की टेरिटरी है सभी तरफ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इश्यू कर सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, बट ऑब्वियस है हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो स्टेट तक का होता है, या फिर स्टेट तक का नहीं तो जितना भी उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है सिर्फ उसमें उसकी पावर होती है। और इसीलिए जो हाई कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकता है पर्सन के अगेंस्ट में जो रिसाइड कर रहा है वहां पर उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर उसकी ज्यूरिसडिक्शन में, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जिसकी अथॉरिटी जो है वो लोकेटेड है उसकी टेरिटरी में। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो कर रहा है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करेगा, या फिर महाराष्ट्र में जो रिसाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट में करेगा। और अगर इन केस कोई इंसान बाहर रह रहा है महाराष्ट्र के और उसके लिए भी उसको इशू करना है तो उसका जो एक्ट है वो उस स्टेट में रहना चाहिए। मतलब तो यहाँ पर ये जो चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रिट्स आउटसाइड इस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन करना है तो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई एक समझ लीजिए क्रिमिनल है, ठीक है, उसने यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट किया है और फिर वो तो चला गया अपने स्टेट, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मध्य प्रदेश में चला गया, यूपी में चला गया, बिहार में चला गया, अरुणाचल प्रदेश में चला गया, कहीं भी चला गया। अब यहाँ पर एक्शन जो है, जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है महाराष्ट्र में, है ना, मतलब उस हाई कोर्ट की टेरिटरी में। इसीलिए उस इंसान के अगेंस्ट में, भले वो स्टेट के बाहर हो, लेकिन उस इंसान के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है। समझ में आ गई ये चीज। तीसरी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका जो रीट ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पर रेट हो गया, रीट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो यहाँ पर वायलेट मतलब रिफ्यूज नहीं कर सकता है एज पर आर्टिकल 32, क्योंकि 32 आर्टिकल जो है ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, 226 में आता है। इसलिए वो बोल सकता है कि भैया मेरे को रिफ्यूज करना है, मेरे को ये फंडामेंटल रीट इशू भी नहीं करना ही नहीं है। ऐसा यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट है वो बोल सकता है। तो ये डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के रिट्स में और हाई कोर्ट के रिट्स में। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक जो रिट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी ऑफ। देखिए डायरेक्टली जो मैं बोलता हूँ ना कि डायरेक्टली मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो हीबियस कॉर्पस जो है उसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो डिटेन किया जाता है किसी इंसान को तो उसके लिए हीबियस कॉर्पस इस्तेमाल किया जाता है। वाइडली इस्तेमाल हीबियस कॉर्पस हमें देखने को मिलता है। फॉर से कि यहाँ पर जो इंसान है, यहाँ पर आपको इंसान जो है वो नजर आ रहा है, तो ये इंसान है, इसका फंडामेंटल राइट है, सभी के फंडामेंटल राइट है, तो इसका भी फंडामेंटल राइट है। बाकी सरकार जो है उन्होंने इसे डिटेन कर दिया, अब ये हो गया डिटेन। अब डिटेन होने के बाद क्या हो सकता है, तो इसके जो रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है ये अब यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है रिलेटिव ये बोल रहे हैं चाहे मायला डिटेन काय को किया, यहाँ पर डिटेन काय को किया तुमने, मेरे को ये बताओ। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या हो सकता है कि फंडामेंटल राइट, क्योंकि राइट टू लिबर्टी, यहाँ पर लिबर्टी आजाद रहना ये उसका अधिकार है। अब जब उसे डिटेन किया गया है तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो क्या कर सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो डिटेंशन है वो इलीगल पाया जाता है तो उसे फ्री कर दिया जाएगा, और अगर डिटेंशन जो है वो लीगल पाया जाता है तो उसे डिटेन ही रहने दिया जाएगा। उसके अगेंस्ट में हीबियस कॉर्पस इशू हो सकता है क्या, जी नहीं, यहाँ पर हीबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता है। यहाँ पर हीबियस कॉर्पस इशू हो सकता है अगर डिटेंशन जो है वो इलीगल तरीके से हुआ होगा। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तो गब्बर सिंह, आपने शोले मूवी अगर देखी होगी, तो जो गब्बर सिंह है उन्होंने इनको डिटेन कर दिया। अब यहाँ पर जब डिटेन किया हुआ है तो क्या यहाँ पर ये कोर्ट में जा सकते हैं, जो धर्मेंद्र साहब है क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये तो सरकार नहीं है ना,
ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो क्या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी कोर्ट में जा सकते हैं? तो जी हाँ, जो हिबियस कॉर्पस है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो होता ही है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है इशू किया जा सकता है बोथ पब्लिक अथॉरिटी उसी के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि रिट्स कब इशू नहीं किए जा सकते हैं? तो रिट्स इन सब केसेस में इशू नहीं किए जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल हो, उसको जो डिटेन किया गया है वो सही हो, तो वहां पर हिबियस कॉर्पस लागू नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर कोर्ट के लिए हो, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसका अगर अपमान हुआ हो या फिर जो कोर्ट है उसका अगर अपमान हो, तो उसके अगेंस्ट में अगर प्रोसीडिंग्स हो तो उसके लिए भी हिबियस कॉर्पस लागू नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ डिटेंशन अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया गया हो, मतलब कोई कॉम्पिटेंट कोई सही कोर्ट है उसके द्वारा अगर डिटेंशन हुआ हो, तो उनके लिए भी हिबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ डिटेंशन अगर कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के ही बाहर हो, है ना, कोर्ट के अगर ज्यूरिडिक्शन के ही बाहर हो, तो वहां पर भी हिबियस कॉर्पस जो है वो इशू नहीं हो सकता है। तो ये 4 कंडीशंस आपको पता रहनी चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन सी कंडीशंस में हिबियस कॉर्पस रिट इशू नहीं की जा सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट रिट पर बढ़ते हैं। ये हमें देखने को मिल रहा है मेंडेमस। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है मेंडेमस मतलब मैंडेटरी। यहाँ पर वी कमांड, यहाँ पर कमांड जो है वो दी जा रही है। तो बेसिकली क्या है, ये कमांड इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा। किसके लिए? पब्लिक ऑफिस के लिए। क्यों की जाएगी? पब्लिक ऑफिस को क्यों की जाएगी जो कमांड है वो, या फिर जो मैंडेटरी चीज है वो क्यों की जाएगी? कि वह तुम अपनी जो ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करने में फेल हो रहे हो, या फिर अपनी ड्यूटी करने से रिफ्यूज कर रहे हो। ऐसे सिनारियो में तुमको मैंडेटरी है कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, और ऐसे सिनारियो में यहाँ पर मेंडेमस जो है वो इशू किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मोदी जी है, मोदी जी ने बोल दिया मित्रों सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो डाले जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, वहां पर सरकार ने एक वादा कर दिया है कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है जमा कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लोगों के अकाउंट में पैसे जो है वो जमा हुए नहीं आए रे बाबा। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा और यहाँ पर सरकार जो है उनको बोलेगा कि भैया करो, मैंडेटरी है, तुमने बोला था, तुम यहाँ पर रिफ्यूज कर रहे हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से, है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज भी आती है कि इशू किया जा सकता है अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी या फिर कॉर्पोरेशन या फिर इंफीरियर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट। तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं किस किस के अगेंस्ट में लागू होता है। तो मेंडेमस क्यों होता है? अगर उसकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दे या फिर फेल हो जाए उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से। अब और एक एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं तो आपने बाहुबली 2 अगर मूवी देखी होगी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है ना। तो कटप्पा जो है उसको जब मारने के आदेश दिए जाते हैं कि आपको बाहुबली को मारना है, वो मना कर देता नहीं मेरे से नहीं होगा यार, बाहुबली को थोड़ी नहीं मारना है। तो उसके अगेंस्ट में मेंडेमस इशू हो जाएगा कि तुमको मारना ही पड़ेगा, मैंडेटरी, रिफ्यूज नहीं कर सकते अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर रणवीर सिंह है। अब रणवीर सिंह जो है उन्होंने अगर दीपिका पादुकोण को बोल दिया कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, यहाँ पर उन्होंने वादा कर दिया, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद चांद तारे जो है वो तोड़ नहीं ला पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है, क्या वो बोल सकती है कि मैं कोर्ट में जा रही हूँ, तुमने वादा किया था तुम नहीं कर पा रहे हो, मेंडेमस तुम्हारे अगेंस्ट में इशू करवाऊंगी? हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जो मेंडेमस है वो इशू नहीं हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर रिट जो है वो किसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई बॉडी हो, प्राइवेट बॉडी, उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर नहीं हो सकता है, जो स्टेट गवर्नर है उनके अगेंस्ट में भी नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिएगा ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी नहीं लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन हो उसके एनफोर्स के लिए जो कि स्टैट्यूटरी फोर्स पजेस ना करती हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से कनेक्शन ना हो, वो वाली यहाँ पे बॉडी नहीं इशू कर सकते उनके अगेंस्ट में। अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर उनकी जुडिशियल कैपेसिटी है कि उन्होंने नहीं करना है और तो उनके अगेंस्ट में तुमको ये करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी जहाँ पर हो, मतलब खुद के मन से हो, ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो अगर ये कर रहा हूं वो नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरे अगेंस्ट में मेंडेमस इशू होगा? नहीं, मेरी मर्जी है भैया, डिस्क्रिशनरी पावर है मेरा,
ठीक है, तो उसके लिए नहीं कर सकते आप। उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस एनफोर्स करने के लिए भी यहाँ पर मैंडेमस इशू नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिशन पर आते हैं। प्रोहिबिशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, प्रोहिबिट करना है, फॉरबिड करना है, प्रिवेंट करना है। नाम आपको ध्यान में रखना है, पी से पी, प्रोहिबिशन प्रिवेंशन, मतलब बेसिकली क्या है, प्रिवेंट कर रहा है। क्यों प्रिवेंट कर रहा है, कौन अप्लाई करता है, किसके अगेंस्ट में अप्लाई करता है, तो यहाँ पर हायर कोर्ट जो है उसके द्वारा लगाया जाता है प्रोहिबिशन। ये रिट्स इशू किसके द्वारा की जाती है, हायर कोर्ट के द्वारा की जाती है। किसके अगेंस्ट में की जा सकती है, तो लोअर कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में की जा सकती है। अब आपको कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस किस तरीके का है। कोर्ट्स मतलब क्या होता है कि सभी तरीके जो क्राइम है वो कवर करता है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो पर्टिकुलर जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है सिर्फ वही जो क्राइम है वो कवर करता है। फॉर से कि अगर ट्रिब्यूनल एक बनाया गया है जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है उनके लिए, तो वो जो ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ वही केसेस देखेगा जहां पर टैक्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हो। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं क्या, नहीं। और इसीलिए उसे क्वासी जुडिशियल जो पावर है वो भी बोला जाता है कि उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर है, सेमी जुडिशियल पावर है, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उनके पास आप मर्डर के लिए भी जा सकते हो, ऐसे केसेस के लिए भी जा सकते हो, किसी ने जमीन हड़प ली उसके लिए भी जा सकते हो, सभी इसके लिए जा सकते हो। तो ये फर्क है कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल्स में। तो यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है ये हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के लिए क्यों किया जा सकता है। यहाँ पर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है अगर वो यहाँ पर परफॉर्म जो है वो ज्यादा ही अपने ज्यूरिडिक्शन के बाहर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रहा है या हायर कोर्ट बोल रहा है कि ज्यादा उड़ो मत भाई साहब। मतलब क्या है कि जो लोअर कोर्ट है वो यहाँ पर उसकी ज्यूरिडिक्शन से एक्सीड कर रहे हैं, जितनी उसकी ज्यूरिडिक्शन है एक्सीड ही कर रहे हैं भैया, ज्यादा ही कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो ज्यूरिडिक्शन पर भी वो जा रहे हैं जो पजेस ही नहीं करते हैं। फॉर से एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल है जो कि सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर वो मर्डर के केसेस भी देख रही हो तो अपने ज्यूरिडिक्शन के बाहर जा रही है ना, तो उसके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन जो है वो लागू हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है, जैसा हमने पहले भी देखा है कि हिबियस कॉर्पस जो है प्राइवेट इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट बॉडी हो, सभी के अगेंस्ट में लागू हो सकता है। उसी के साथ साथ हमने जो लास्ट वाला देखा है मैंडेमस, वो सिर्फ जो गवर्नमेंट है उनके मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जब हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो उनके अगेंस्ट में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं। तो ये जो पॉइंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सर्च्योररी। सर्च्योररी मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हायर कोर्ट है उसके द्वारा सर्च्योररी इशू किया जा सकता है, रिट इशू किया जा सकता है लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को। तो फिर यहाँ पर जो पिछला वाला हमने देखा है प्रोहिबिशन और सर्च्योररी, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ऑर्डर अगर गलत हो जाता है, सर्टिफाई कि भैया तुमने ऑर्डर जो दिया है ना ये गलत है, तो सर्टिफिकेशन का यहाँ पर इशू आता है। मतलब प्रोहिबिशन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई अगर ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे प्रिवेंट किया जा रहा है, भैया पीछे आ जा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। यहाँ पर ऑर्डर ही गलत दे दिया है, यहाँ पर डिसीजन आ गया है, ऑर्डर ही गलत दे दिया है, तो फिर सर्च्योररी इशू किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्डर यहाँ पर लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई है उसे स्क्वैश किया जाता है। ये यहाँ पर सर्च्योररी का हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज्यूरिडिक्शन, अगर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, अगर वो ज्यूरिडिक्शन अपना एक्सेस कर रहा है या फिर लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो रहा है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज उसने कर दी है, तो इन तीनों केसेस के बाद सर्च्योररी जो है वो इशू किया जा सकता है लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इशू किया जा सकता है इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है, अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है उसके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी सर्च्योररी इशू किया जा सकता है। देखिए कितना ट्विस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। मतलब दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दे दिए जाए। पहला स्टेटमेंट दे दिया जाएगा प्रोहिबिशन जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत, बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर हमने देखा हुआ है। अगला स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि सर्च्योररी भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो उसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहीं पर हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो उसके अगेंस्ट में हो सकता है। 1991 के बाद से ये चीज जो है वो शुरू हुई थी,
ठीक है, और ये लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसके अगेंस्ट में लागू नहीं हो सकता है। तो सर्च्योररी और प्रोहिबिशन जो है उसमें एक तो ये डिफरेंस है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उसके अगेंस्ट में सर्च्योररी इशू किया जा सकता है, लेकिन प्रोहिबिशन इशू नहीं किया जा सकता है। उसी के साथ साथ जो सर्च्योररी है ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव किस तरीके से, तो अगर कोई अपनी ज्यूरिडिक्शन जो है वो एक्सेस में जा रहा है तो उसे रोक दिया जाए, भैया तुम्हारा जो केस है ना हमको दे दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा तुमसे, ठीक है। और एक बार अगर डिसीजन भी दे दिया, ठीक है, डिसीजन भी अगर दे दिया लोअर कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस ऑर्डर को स्क्वैश कर दिया जा सकता है। मतलब एक तो प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ अगर वो हो गया है, अगर वो निर्णय आ गया है तो उसे क्योर भी किया जा सकता है, क्यूरेटिव, सीसी है ना, सीसी सर्च्योररी क्यूरेटिव इस तरीके से। लेकिन प्रोहिबिशन वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव है, वो क्यूरेटिव है क्या, नहीं, सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, वहां पर डिसीजन आने के बाद कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए सर्च्योररी है। अब लास्ट यहाँ पर आता है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी या फिर वारंट। अब देखिए एक आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने कॉलेज में एडमिशन ले ली और आप क्लासरूम में जाकर बैठ गए, और वहां पर जो टीचर है जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने लीगैलिटी आपकी देखना शुरू कर दी कि भैया आपकी लीगैलिटी बताओ कि आपने एडमिशन जो ली है तो आपके पेपर्स बताओ, ये सारी चीजें बताओ, है ना। तो ये जो पूछताछ करना है, ये जो जानना है, यही है कोवारंटो। अब ये किसके लिए होता है, ये होता है पब्लिक ऑफिसेस के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली जो कोर्ट है वो इशू कर सकता है इंक्वायरी करने के लिए लीगैलिटी ऑफ क्लेम किसी इंसान का पब्लिक ऑफिस के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो अगर क्लेम कर रहा है कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, अब किसी को डाउट हो गया तो उसने उसके अगेंस्ट में कोवारंटो जो है वो इशू कर दिया। फिर कोवारंटो जो है वो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। फिर कोर्ट इशू करने के बाद उसकी लीगैलिटी जो है वो देखती है कि सही में है कि नहीं, भैया फ्रॉड तो नहीं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो रिट्स है ये इशू किया जा सकता है ओनली इन द केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, जो कि परमानेंट कैरेक्टर में हो, जो कि एक स्टैट्यूट के जरिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया हो, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर हो गए, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। तो इस तरीके के जो ऑफिसेस है उनके लिए सिर्फ ये जो रिट है इशू की जा सकती है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली एक कोई यहाँ पर क्रिएट करके रख दिया और उसकी लीगैलिटी हम देख रहे हैं, इसके लिए नहीं होता। उसी के साथ साथ ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिसेस के लिए इशू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई MD बनकर बैठा हुआ है किसी ऑफिस में, ठीक है, तो उसके नहीं जा सकते, भैया बताओ तुम्हारे क्या लीगैलिटी, हाँ उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि जैसे हमने 4 रीड्स देखे हैं, तो अनलाइक दैट 4 रीड्स, ठीक है, अनलाइक दैट 4 रीड्स, ये जो है ये किसी इंटरेस्टेड पर्सन के जरिए भी लाया जा सकता है, नॉट नेसेसरीली अग्रीव्ड पर्सन। नहीं तो बाकी के जो रीड्स है वो कैसे हैं कि अगर मेरे पर बीती है तो मैं यहाँ पर कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा रीड है जो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो वहां पर जा सकता है और रीड जो है वो गुजारिश कर सकता है कि आप रीड जो है वो इशू करो। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 32 जो है वो खत्म होता है। जितनी भी रीड्स हैं हमने यहाँ पर डिटेल में देखे हैं, आर्टिकल 32 को प्रॉपर तरीके से कवर किया है। और जब हम MCQs देखेंगे तब यहाँ पर आर्टिकल 32 में काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।